5 अक्टूबर 2023 सियालकोट के खेतों में स्थित एक बड़े से बंगले का दरवाजा खुलता है। बंगले में से एक गाड़ी निकलती है जिसमें 2016 पठानकोट एयरबेस अटैक का मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ बैठा होता है। जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी के बाहर निकलते ही बॉडीगार्ड से भरी 2 गाड़ियां इसके पीछे चलने लगती हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद ये गाड़ियां एक मस्जिद के बाहर रुकती हैं और ये आतंकी अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ मस्जिद में घुस जाता है। हर सांस भारत के खिलाफ लेने वाले इस आतंकी को घमंड है कि पाकिस्तान में हवा भी इसकी मर्जी के खिलाफ छू नहीं सकती, मगर ये बेखबर है कि आज एक चीज अलग हो रही है। जब ये गाड़ी से उतर के मस्जिद की तरफ जा रहा था तब कुछ अज्ञात लोगों ने इसकी तस्वीर खींच ली थी और जब तक ये अपने बंगले में वापस पहुंचता है तब तक तो ये तस्वीर भारत पहुंच चुकी थी, जहां इसे हमेशा हमेशा के लिए तस्वीर में कैद करने की तैयारी शुरू हो जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे भारत ने पाकिस्तान में छुपे बैठे पठानकोट अटैक के मास्टरमाइंड को ढूंढा था। उसके बाद हम देखेंगे कैसे इसको मौत के घाट उतारने का ऑपरेशन पूरी तरह से फेल हो गया था, फिर कैसे हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने इसे कामयाब बनाया और अंत में इस आतंकी को मारने के बहाने एक तीर से 2 निशाने लगा दिए। दोस्तों, वीडियो पाकिस्तान में घुस के किए गए एक लेटेस्ट ऑपरेशन पे बेस्ड है, इसलिए एंड तक बने रहिएगा। शहीद को उसके किए की सजा देने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। दरअसल शाहिद भारत के लिए सरदर्द बनने से पहले भारत में ही जेल में बंद था। तो आइए जानते हैं आखिर कैसे ये जेल से बाहर निकला और ऐसा आतंकवादी बना जिसे हमें नरक भेजना ही पड़ा। शाहिद लतीफ का जन्म 1970 में पाकिस्तान के गुजरांवाला जिले में अमीनाबाद में हुआ था। ये वो दौर था जब भारत ने बांग्लादेश को आजाद करवाया था। इसी कारण पाकिस्तान में नौजवानों को भर भर के आतंकी संगठनों में शामिल किया जाता था। शाहिद भी छोटी उम्र में ही हरकत उल मुजाहिदीन नाम के आतंकवादी संगठन के साथ जुड़ गया था। 1993 में शाहिद को कश्मीर भेजा जाता है और वो कश्मीर में रहकर हथियारों की तस्करी और आतंकवादियों की घुसपैठ करवाता है। इसके अलावा वो आम कश्मीरियों को भड़काकर एक लोकल नेटवर्क भी बनाना शुरू कर देता है। बस यही से शाहिद भारतीय एजेंसियों के रडार पर आना शुरू हो जाता है। 1994 में उसे जम्मू में गिरफ्तार किया जाता है। कोर्ट में उसके ऊपर ट्रायल चलता है और 16 साल की सजा सुना दी जाती है। यहाँ शाहिद की कहानी पे दी एंड लगता दिखाई दे रहा होगा, लेकिन साल आता है 2010 और भारत अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार लेता है। दरअसल 28 मई 2010 को भारत सरकार पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश करती है। इसी के चलते लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 24 आतंकवादियों को रिहा कर दिया जाता है और इनमें से एक शाहिद भी था। भारत सरकार को लग रहा था कि इतने साल जेल में गुजारने के बाद शाहिद अब किसी काम का नहीं है, मगर असल में वो जेल से निकलते ही मसूद अजहर से मिलता है। वो कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। मसूद अजहर वही आतंकवादी है जिसने जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना की थी। मसूद तो हर समय भारत पे अटैक करने के लिए तैयार रहता था और शाहिद भी भारत से इतने साल जेल में रखने का बदला लेना चाहता था। इसी के चलते अजहर शाहिद को एक आतंकी हमला प्लान और अंजाम तक ले जाने की जिम्मेदारी देता है। अप्रैल 2014 पाकिस्तान के सियालकोट में जैश-ए-मोहम्मद के खुफिया ठिकानों पे एक मीटिंग चल रही होती है। मीटिंग में मसूद अजहर, शाहिद लतीफ, अब्दुल रऊफ असगर और काशिफ जॉन आतंकी मौजूद थे। मीटिंग शुरू होते ही शाहिद कुछ फोटोज और एक इलाके का नक्शा दिखाता है। अभी किसी को कुछ समझ नहीं आता और सारे आतंकी कुछ समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी शाहिद एक दूसरे कमरे में जाता है और जब वो वापस आता है तो उसके साथ 4 जवान लड़के भी आते हैं। अब सारे आतंकी और कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी शाहिद बताता है कि ये नासिर, अबू, उमर और अब्दुल है। अजहर साहब, आपने जो मुझे हिंदुस्तान पे हमला करने की तैयारी का कहा था, ये उसे अंजाम देंगे। इसके बाद शाहिद सबको समझाता है कि ये हिंदुस्तान के पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन का नक्शा है। ये चारों सर्दियों में बॉर्डर पार करेंगे, वहां से बंदूक की नोक पे एक गाड़ी कब्जे में लेंगे और फिर एयरफोर्स स्टेशन की पिछली दीवार से अंदर जाएंगे। अटैक की प्लानिंग से लेके आतंकियों को भारत में दाखिल करवाने तक सभी चीजों का इंतजाम शाहिद करता है। आखिरकार 30 दिसंबर 2015 को ये चारों आतंकवादी भारतीय सीमा में दाखिल होते हैं। 1 जनवरी 2016 की रात तक ये चारों आतंकी पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में दाखिल हो जाते हैं। एयरबेस के अंदर घुसते ही ये अंधाधुंध फायरिंग खोल देते हैं और कई जगह पर ग्रेनेड से हमला करते हैं। करीब 80 घंटे तक यह अटैक चलता है
और इसमें हमारे 7 जवान शहीद हो जाते हैं। अटैक के बाद एनआईए इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, जिसमें पता चलता है कि ये चारों आतंकी अटैक के दौरान पाकिस्तान में अपने किसी आका से बात कर रहे थे। जांच में आगे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि शाहिद लतीफ था। इसके बाद शाहिद लतीफ को तुरंत मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। पाकिस्तान और इन आतंकियों को लगता है कि बात सिर्फ यहीं तक रुक जाएगी, लेकिन वो बेखबर थे कि ऐसा समय आने वाला है जहां भारत उनके घर में घुस के मासूमों के बहे एक एक कतरे का हिसाब लेने वाला था। साल 2023 हमारी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी पाकिस्तान में छुपे आतंकियों की एक लिस्ट तैयार करती है। इस बार लिस्ट इंटरपोल से रेड नोटिस भिजवाने या फिर यूएन में भेजने के लिए नहीं थी, बल्कि लिस्ट में मौजूद हर इंसान को उसके असली घर यानी नरक भेजा जाना था। सबसे पहला नंबर हिजबुल मुजाहिदीन के बुखारी सिबगतुल्लाह का लगता है। एक दिन अचानक कराची में 2 अज्ञात बाइकर्स उसे मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद अगला नंबर लश्कर-ए-तैयबा के मोहम्मद अशफाक और जैश-ए-मोहम्मद के जावेद बलोच का लगता है। इधर दिल्ली में इनके नाम के आगे कांटा लगता है और उधर पाकिस्तान से खबर आती है कि रावलपिंडी और पंजाब में अज्ञात लोगों ने इन्हें गोली मार दी है। उधर पाकिस्तान में बैठे ये आतंकी तिलमिला जाते हैं और आईएसआई के पास मदद मांगने के लिए भागने लगते हैं। इधर भारत के सर पे खून सवार था और लिस्ट में अगला कांटा शाहिद लतीफ के नाम के आगे लगता है। शाहिद को सीधा मारना एक मुश्किल काम था। एक तो आईएसआई एक्टिव हो चुकी थी और दूसरा ये जैश-ए-मोहम्मद का काफी खास आतंकी था ही, क्योंकि अब भारत में ज्यादातर आतंकियों की घुसपैठ यही करवाता था। अब कई चुनौतियां थी, जैसे कि इसकी सटीक लोकेशन पता करना, फिर इसकी दिनचर्या को भांपना और अंत में बिना आईएसआई को खबर लगे इसे इसके आकाओं के सामने मौत के घाट उतारना। कई दिनों तक इसकी फाइल खंगालने के बाद भारत को एक ऐसा सुराग मिलता है जिसका पीछा करते करते शाहिद मिल सकता था। दरअसल आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए शाहिद पाकिस्तान के बड़े बड़े गैंगस्टर्स से हथियार खरीदता था। इन गैंगस्टर्स को हथियार बांग्लादेश से उमैर नाम का आदमी भेजता था। अब हमारी खुफिया एजेंसियां प्यादों को छोड़कर सीधा उमैर की गर्दन पकड़ती है। उमैर को कहा जाता है कि पाकिस्तान में मौजूद अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके शाहिद की लोकेशन पता करवानी होगी। इसके बदले में तुझे दुबई में सेटल करवा दिया जाएगा और इतना पैसा मिलेगा कि स्मगलिंग से छुटकारा हो जाएगा। दोस्तों, सारे क्रिमिनल्स क्राइम की दुनिया में फंसे होते हैं और बाहर निकलने का ऐसा मौका उमैर कभी नहीं छोड़ना चाहता था। वो पाकिस्तान में अपनी क्रिमिनल साथियों का पूरा नेटवर्क सक्रिय कर देता है और उम्मीद के हिसाब से शाहिद लाहौर के 100 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के पंजाब में दस्का इलाके में मिल जाता है। अब उमैर के ही 2 आदमियों को उसकी दिनचर्या पे नजर रखने की जिम्मेदारी दी जाती है। ये उमैर की सुबह उठने से लेकर रात तक सोने तक की सारी जानकारी इकट्ठा करके उमैर को भेज देते हैं। उमैर आगे ये जानकारी हमारी खुफिया एजेंसियों को भेजता है। इस जानकारी से पता चलता है कि शाहिद सारा दिन ऑटोमेटिक हथियारों से लैस बॉडीगार्ड्स के साथ रहता है, मगर वो हर सुबह करीब 5 बजे मस्जिद में अपने बॉडीगार्ड्स के साथ नहीं बल्कि अकेला अंदर जाता है। इसी कारण उमैर को बताया जाता है कि शाहिद को इसी वक्त मारा जाएगा। पर अब बात सिर्फ शाहिद को मारने तक सीमित नहीं रही थी, क्योंकि हमारी एजेंसियां यहाँ पूरे खेल को पलटते हुए ऐसी चाल चलती हैं जिससे पूरे ऑपरेशन की रूपरेखा ही बदल जाती है। उमैर को बताया जाता है कि शाहिद को मरवाने का पूरा ऑपरेशन तुझे खुद पाकिस्तान जाके करवाना होगा, तभी दुबई की टिकट कटेगी। अब उमैर को मजबूरी में हाँ करना पड़ता है और वो 8 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंच जाता है। प्लान ये था कि अगले दिन यानी 9 तारीख को शाहिद जैसे ही मस्जिद के पीछे गेट से बाहर निकलेगा उसे ठोक दिया जाएगा। इसके बाद शूटर्स तुरंत लाहौर के लिए निकलेंगे, जहां उमैर और इनके बाकी साथी पहले से इंतजार कर रहे होंगे। यहाँ से ये सभी अफगानिस्तान के लिए निकलेंगे और वहां से मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों की फ्लाइट पकड़ के गायब हो जाएंगे। अब सुबह के 5 बजते ही 2 शूटर्स मोटरसाइकिल पे मस्जिद के पीछे गेट के बाहर शाहिद को मौत के घाट उतारने के लिए पहुंच जाते हैं। इधर उमैर अपने बाकी के 3 साथियों के साथ लाहौर निकल चुका था और अफगानिस्तान जाने के लिए इंतजाम कर रहा था। अब 5 से 5:30 बजने को आए थे और शाहिद का कोई अता पता नहीं था। दोनों शूटर्स का दिल घबराने लगता है और इनके मन में हजारों विचार आने लगते हैं। ये कोई और हरकत करते उससे पहले इन्हें शाहिद अपने बॉडीगार्ड्स के साथ मेन गेट से निकलता दिखाई देता है। वही मेन गेट जिस पे लोगों की भीड़ रहती है और पंजाब पुलिस लगातार पहरा देती है। दरअसल आज पिछले दरवाजे के सामने एक पिलर गिर गया था और बाहर खड़े शूटर्स इससे पूरी तरह अनजान थे। ये बात छोटी थी, लेकिन शाहिद इनके हाथ से निकल चुका था। अब पूरा मिशन अबॉर्ट करना पड़ता है
और ये दोनों सारी बात उमैर को बताते हैं। वो इन्हें लाहौर आने के लिए बोलता है और ये तुरंत निकल जाते हैं। इन्हें लग रहा था कि सिर्फ यही गड़बड़ हुई है, लेकिन असल में अब पाकिस्तान की पंजाब पुलिस और ISI हाथ धो के इनके पीछे पड़ चुकी थी। दरअसल हुआ यह था कि उमैर के साथियों ने शाहिद का पता ढूंढने के लिए बहुत सारे क्रिमिनल से आतंकियों के ठिकाने पूछे थे। इनमें से एक क्रिमिनल को पुलिस ने ड्रग्स के लिए पकड़ा था, लेकिन उसे लगता है कि आतंकवादियों का ठिकाना बताने के लिए पकड़ा गया है। इसी कारण वो घबराहट में बता देता है कि कुछ लोग मेरे पास आतंकियों के ठिकानों का पता पूछने आए थे। इसके साथ साथ वो उमैर के साथियों का हुलिया भी बता देता है। अब पुलिस ये बात ISI को बताती है। पिछले महीनों में इतने आतंकी मर चुके थे, इसलिए ISI समझ जाती है कि ये किसी आतंकी को मारने वाले हैं। ISI तुरंत उस होटल में पहुंचती है जहां उमैर और उसके साथी मिशन फेल होने से पहले रुके थे। वो उनका हुलिया दिखाकर उनकी सारी जानकारी निकाल लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि अब ये लाहौर में है। इधर ISI तुरंत लाहौर पुलिस को अलर्ट भेज देती है और उधर उमैर इस बात से बेखबर था। वो अपने साथियों के साथ एक बार फिर दस्का में शाहिद को मारने पहुंच जाता है। पिछली बार की तरह शाहिद पूरी तरह से बेखबर था और वो 5 बजे अपने बॉडीगार्ड्स को मस्जिद के बाहर छोड़कर वो अंदर घुस जाता है। इधर 2 शूटर्स पिछले गेट के सामने सड़क के दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पे शाहिद का इंतजार करने लगते हैं। इस बार उमैर 2 और शूटर्स का इस्तेमाल करता है और इन्हें मस्जिद के अंदर भेजता है। अगर शाहिद इस बार फिर रास्ता बदलता तो इन्हें इसकी खबर देनी थी। उमैर खुद अपने एक और साथी के साथ मस्जिद के मेन गेट के सामने बनी बिल्डिंग में छुप जाता है। अब आधा घंटा इंतजार करने के बाद शाहिद पिछले दरवाजे से बाहर निकलने लगता है। मस्जिद के अंदर मौजूदा दोनों शूटर्स बाहर मोटरसाइकिल पे बैठे अपने साथियों को ये खबर दे देते हैं। बाहर इंतजार कर रहे 2 शूटर्स में से एक शूटर बाइक को स्टार्ट करता है और दूसरा अपनी कमर से बंदूक निकाल लेता है। शाहिद जैसे ही मस्जिद से बाहर कदम रखता है, उसके बॉडीगार्ड्स उसकी तरफ आना शुरू कर देते हैं। इससे पहले उसके बॉडीगार्ड उस तक पहुंचते शाहिद की नजर बंदूक ताने हुए शूटर्स पे पड़ती है। अपने घर में अपनी आंखों के सामने बंदूक देखकर इसका जिहाद का सारा भूत एक झटके में निकल जाता है। इधर ये शूटर एक के बाद एक 6 बार ट्रिगर दबाता है और उधर गोलियों की आवाज सुनते ही शाहिद के बॉडीगार्ड भी तुरंत शूटर्स की तरफ गोलियां चला देते हैं। ये शूटर्स तो गोलियां लगने से पहले ही हवा की गति से फुर्र हो जाते हैं, लेकिन इधर इनकी सारी गोलियां शाहिद की छाती के आर पार हो चुकी थी। भारत में मासूमों की जान लेने के लिए आतंकियों को भेजने वाला ये आतंकी भरे बाजार में सड़ी हुई आलू की बोरी की तरह नीचे गिर जाता है। इसके बॉडीगार्ड खड़े सोचते ही रह जाते हैं। इन शूटर्स के पीछे पीछे ही उमैर और उसके बाकी आदमी भी तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग अपने प्लान के मुताबिक लाहौर निकलते हैं और रास्ते में सारी खबर हमारी सुरक्षा एजेंसी को दे देते हैं। लाहौर पहुंचते ही ये अफगानिस्तान की जगह सीधा फ्लाइट पकड़ मिडिल ईस्ट जाने का फैसला करते हैं। इस प्लान में इतना सा बदलाव करते ही मिशन का आखिरी उद्देश्य भी पूरा हो जाता है। दरअसल पाकिस्तान पुलिस तो पहले से ही इन्हें ढूंढ रही थी और होटल से इनके दस्तावेज भी मिल रखे थे। लाहौर एयरपोर्ट पे जाते ही इन्हें पकड़ लिया जाता है। दोस्तों, हमारी एजेंसी ने उमैर को पाकिस्तान भेजा ही इसलिए था ताकि ये पकड़ा जाए, वरना मिशन तो हमारी एजेंसी खुद भी संभाल लेती। दरअसल वो उमैर ही था जो आतंकियों को हथियार देता था, तो हमारी एजेंसी सांप के साथ उसके बिल को भी तोड़ना चाहती थी। तो दोस्तों, कुछ इस तरह अज्ञात लोगों के पीछे कुछ देशभक्तों की सालों की मेहनत होती है। अगर आपको हमारी एक्सटर्नल एजेंसी का ये मिशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिएगा और हमारी इंडियन आर्मी का दूसरे देश में घुसकर रेस्क्यू ऑपरेशन देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिएगा। जय हिंद।